दोस्तों आज इतिहास में हम अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस का आनंद उठाते रहिए। आज है छठी सती ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। बौद्ध ग्रंथ अंतर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम इस प्रकार हैं: कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अश्मक तथा गांधार। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इनमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। भगवती सूत्र में प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम इस प्रकार हैं: अंग, बंग, मलय, अक्ष, वत्स या बक्ष, मगह या मगध, मालव, कोक्ष, लाढ़, मूल या मल्ल, कौशल, काशी, पाठ्य, समुत्र, अवध एवं वज्जी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। अंग की राजधानी रही थी चंपा। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती है। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार हैं: चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। दीघ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। महाजनपद, राजधानी और आधुनिक स्थल। कुरु महाजनपद राजधानी रही थी इंद्रप्रस्थ, जो फिलहाल मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला स्थल है। इसे पहले कुरु कहा जाता था। दूसरा है पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिक्षत्र तथा काम्पिल्य, जो बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद वाला स्थल था। पांचाल। तीसरा है सूरसेन। राजधानी थी मथुरा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। चौथा है वत्स। वत्स की राजधानी रही थी कौशाम्बी, जो प्रेजेंट में इलाहाबाद और बांदा का स्थल है। पांचवा है कौशल। कौशल की राजधानी रही थी साकेत तथा श्रावस्ती, जो फिलहाल फैजाबाद मंडल यानी अवध का क्षेत्र है। छठवां है मल्ल। मल्ल की राजधानी रही थी कुशीनगर और पावा, जो देवरिया जिला का स्थल है। सातवां है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, जो वाराणसी वाला क्षेत्र है। आठवां है अंग। अंग की राजधानी चंपा, जो भागलपुर तथा मुंगेर वाला क्षेत्र है। नौवां है मगध। मगध की राजधानी गिरिवृह तथा राजगृह, जो फिलहाल में पटना व गया वाला स्थल है। 10वां है वज्जी। वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली व जनकपुरी, जो वर्तमान मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला स्थल है। 11वां है चेदी। चेदी की राजधानी रही थी सुत्तीवती, जो फिलहाल वाला बुंदेलखंड वाला स्थल है। 12वां रहा था मत्स्य। मत्स्य की राजधानी रही थी विराटनगर, जो प्रेजेंट में राजस्थान का जयपुर वाला स्थल है। 13वां रहा था अश्मक। अश्मक की राजधानी रही थी पोटिल या पोतन, जो गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। अवंती। अवंती की राजधानी रही थी उज्जैनी तथा महिष्मती, जो पश्चिमी तथा मध्य मालवा का क्षेत्र है। गांधार। 15वां था गांधार। गांधार की राजधानी रही थी तक्षशिला। तक्षशिला ये पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। 16वां रहा था कंबोज। कंबोज की राजधानी रही थी राजपुर या हाटक, जो दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा वाला क्षेत्र है। ये कंबोज कहा जाता था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने
गिरिब्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त ने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंततो गत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्त के कालाम, रामगाम के कोलिय, पावा और कुशीनारा के मल्ल, पिप्पलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी पावा या पडरौना थी तथा दूसरे की राजधानी कुशीनारा थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। चेदी महाजनपद की राजधानी सोत्थिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में शुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवदत्तम में वर्णित किया है। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसकी राजधानी इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पांचाल महाजनपद आधुनिक रोहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराट की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। शूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। अश्मक महाजनपद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महेश्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था।
बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा। बौद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे, गांधार और कम्बोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिले में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कम्बोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जो इस प्रकार हैं: काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पंचाल, शूरसेन और चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य इस प्रकार हैं: कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसारगिरी के भग्ग, अलकप्पा के बुली, केशपुत्त के कालाम, रामगाम के कोलिय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पले वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रैणिक कहा गया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित की। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने बेलूवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई। बिंबिसार के बाद इसका पुत्र कुणिक जिसे अजातशत्रु लगभग 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसने शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री
वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयिन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग ने लगभग 412 ईस्वी से 394 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मौत के बाद उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति में संघ दो संप्रदायों स्थविर तथा महासंज्ञक में विभाजित हो गए। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की छुरा भोंककर हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण में उसे महापद्म जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित पिता और वैश्या माता का पुत्र था। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उसे नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम हैं उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दशसिद्धक, कैवर्त, धनानंद। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासन काल। वंश का नाम हर्यक वंश। हर्यक वंश ने शासन किया है 544 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। इसमें राजा रहे हैं हर्यक वंश में बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, अगला है उदयन और उसके उत्तराधिकारी। बिंबिसार का शासनकाल है बिंबिसार का शासनकाल है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु का है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी 460 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश, राजा का नाम शिशुनाग। शिशुनाग का शासनकाल है 412 से 394 ईसा पूर्व तक। अगला शासक है शिशुनाग वंश का काकवर्ण। काकवर्ण का शासनकाल है 394 से 366 ईस्वी पूर्व तक। काकवर्ण के 10 पुत्र 366 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। नंद वंश का पीरियड है 344 से 321 ईस्वी पूर्व तक। इसका नंद वंश का शासक है महापद्म नंद, जिसे उग्रसेन भी कहा गया है। इसका शासनकाल है 344 से 321 ईस्वी पूर्व। महापद्म नंद के और उसके कुल 8 पुत्र, सभी का टाइम पीरियड
344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक ही है। महापद्मनंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। उसने एक क्षत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वो इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, कलिंग, अश्मक, पंचाल, काशेय, हैहक, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वीतिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अश्मक ने 25 वर्ष, पंचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हैहक ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष, शूरसेन ने 23 वर्ष, वीतिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया। खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंदवंश का अंतिम राजा धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज का मतलब होता है उग्रसेन का पुत्र, कहा है। जैनोफोन ने इसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंहली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रशाल उसका सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। धनानंद के जैन अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मत्याई होने की सूचना मिलती है। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल। शिशुनाग इसने किया था 40 वर्ष। काकवर्ण का शासनकाल रहा था 26 वर्ष। क्षेम धर्मन का रहा था 36 वर्ष। क्षेमजित या छत्रोजस इसका रहा था 24 वर्ष। बिंबिसार 28 वर्ष। अजातशत्रु 27 वर्ष। दर्शक 24 वर्ष। उदयीन 33 वर्ष। नंदीवर्धन 40 वर्ष। महानंदिन 43 वर्ष। महापद्म तथा उसके 8 पुत्र 100 वर्ष। कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष। दोस्तों, अब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। उत्तर है चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग, अंग की राजधानी चंपा। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कौशल, कौशल की राजधानी अहिच्छत्र। कौशल की राजधानी अहिच्छत्र नहीं थी, ये असत्य है, ये सुमेलित नहीं है। एक्सप्लेनेशन, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। प्रश्न संख्या 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। प्रद्योत, राजधानी इसकी अवंती। उदयन, उदयन की वत्स। प्रसेनजित कौशल। अजातशत्रु, अजातशत्रु का मगध।
प्रद्योत का राज्य अवंती जो पश्चिमी और मध्य मालवा। उदयन का राज्य वत्स जो इलाहाबाद और बांदावाला। प्रसेनजित का कौशल फैजाबाद मंडल। अजातशत्रु का राज्य था मगध पटना एवं गया वाला क्षेत्र। प्रश्न संख्या 4, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था? उत्तर है अवंती। चंड प्रद्योत अवंती का शासक था। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार के समय में मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योग के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। प्रश्न संख्या 5, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। उत्तर है कलिंग में। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 6, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उत्तर है अवंतिका। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक, अवंती की 2 राजधानियों में से एक थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 7, मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों से 4 दर्शाए गए हैं। ABCD द्वारा अंकित स्थलों को पहचानें। ए है मत्स्य, बी है अवंती, सी है वत्स, डी है अंग। ए मत्स्य, बी अवंती, सी वत्स, डी अंग महाजनपद दर्शाए गए हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मती। आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे, कौशाम्बी जिसकी राजधानी थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, चंपा इसकी राजधानी थी। प्रश्न संख्या 8, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभाष्य दोनों में मिलता है। प्रश्न संख्या 9, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। उत्तर रहेगा उदयिन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयिन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंदवंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। प्रश्न संख्या 10, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? उत्तर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी एवं उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उत्तर रहेगा उदयिन।
उदयन का शासनकाल रहा था 461 से 444 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 13, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उत्तर रहेगा उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद था। प्रश्न संख्या 14, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। उत्तर रहेगा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। उत्तर रहेगा मगध। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। प्रश्न संख्या 16, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भग्ग, अलकप्प के बुली, केशपुत्त के कालाम, रामगाम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। यौदेह गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौदेह गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। प्रश्न संख्या 17, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तर रहेगा लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। उत्तर है डी, चेटक लिच्छवी। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। प्रश्न संख्या 20, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। उत्तर है अगुंतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। प्रश्न संख्या 23, महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राप्त प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं। उत्तर है मगध, अश्मक और कंबोज। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। पाणिनि के व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। इनमें से प्रमुख हैं मगध, अश्मक, कंबोज, गांधार,
सूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। प्रश्न संख्या 25। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तर है अहिच्छत्र। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थे। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। 16 महाजनपद। प्रश्न संख्या 26। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? उत्तर है सूरसेन। प्रश्न संख्या 27। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर है अंग। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, जिसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीघनिकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। प्रश्न संख्या 28। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। उत्तर है चेदी की। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था, जिसकी राजधानी सोत्थिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। प्रश्न संख्या 29। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। उत्तर है अस्मक। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पोतन या पैठन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। प्रश्न संख्या 30। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। उत्तर राजस्थान में। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। प्रश्न संख्या 31। मगध की राजधानी कौन सी थी? उत्तर है गिरिब्रज या राजगृह। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा वृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके बाद अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? उत्तर है कौशाम्बी। गिरिब्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रहे थे, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था। हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र लाई गई थी। प्रश्न संख्या 34। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? उत्तर है अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहित महित वर्तमान नाम श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। प्रश्न संख्या 35। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? उत्तर रहेगा अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से अलग है ये उदयन, इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। प्रश्न संख्या 38। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया?
उत्तर है अजातशत्रु। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों काशी कौशल के 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सब का विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटलिपुत्र में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वशकार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो गया। अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया। उनका भूभाग मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। प्रश्न संख्या 39। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर रहेगा शिशुनाग। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न संख्या 40। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर रहेगा महापद्मनंद। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। प्रश्न संख्या 42। वाराणसी को निम्न में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वाराणसी काशी महासनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करके काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिब्रज को राजधानी बनाया तो उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था। अतः दिए गए विकल्पों में यह स्पष्ट नहीं है कि वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया। प्रश्न संख्या 43। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? उत्तर है मौर्य वंश। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंदवंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद गुप्त वंश आदि ने शासन किया। प्रश्न संख्या 44। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? उत्तर है खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथीगुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापद्मनंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में किया गया है, अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी है। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक। नंद वंश 344 से 321 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश 321 से 184 ईस्वी पूर्व। शुंग वंश 184 से 75 ईस्वी पूर्व। प्रश्न संख्या 46।
निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करें। ए, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बी, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। उत्तर है दोनों, ए और बी सही हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। उनके अनेक मत तथा दर्शनों के प्रादुर्भाव ने बौद्धिक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। विभिन्न मतों को मानने वाले सन्यासी या परिव्राजक घूम घूम कर अपने जीवन दर्शन का जन समुदाय में प्रचार तथा एक दूसरे के दर्शन का खंडन भी करते थे। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में भी मिलते हैं। चीन, ईरान तथा यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र तथा पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा तथा पशु बलि को भी बढ़ावा मिला। प्रश्न संख्या 47, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? उत्तर रहेगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंडप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। प्रश्न संख्या 48, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर रहेगा यमुना। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह कालप्रिया के नाम से विख्यात थी। समय के साथ नाम संक्षिप्त होकर कालपी हो गया। 4वीं सदी में राजा वसुदेव द्वारा बसाया गया था। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में गलत है? उत्तर है श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। यह गलत है। प्राचीन कालीन भारत में एक ही शिल्प अथवा व्यवसाय करने वालों के समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई है। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अब ये हमारा आज का पार्ट कंप्लीट होता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद लें।